जी, मैं मौजूद हूँ किनॉट प्लेस में और आज के मुद्दे के साथ। मुद्दा बहुत संजीदा है और आज का मुद्दा पाकिस्तान के साथ साथ कश्मीर से भी जुड़ा हुआ है। जाहिर सी बात है, जो हरकतें जो कुछ कश्मीर में और जो हरकतें पाकिस्तान कश्मीर में कर रहा है, लिहाजा उसी को लेकर आज हम मौजूद हैं किनॉट प्लेस पे बातचीत करने के लिए। जनता, तमाम कलरफुल लोग यहाँ पर मौजूद, उनसे बातचीत के सिलसिले को तो जोड़ेंगे ही, साथ साथ ये भी जानेंगे कि आखिर पाकिस्तान बाज क्यों नहीं आता अपनी बदमाशियों से और वो बार बार हरकतें, नापाक हरकतें कश्मीर में क्यों कर रहा है। और जो कुछ कश्मीर में भड़काया जा रहा है, यानी कश्मीर तो कहीं ना कहीं पीछे उस पर धक्का लग रहा है कश्मीरियत पर, उसी पर आज ये मुद्दा बना हुआ। जी हाँ, कहाँ से हैं आप? बिहार से। बिहार से जी। तो भारत पाकिस्तान का और पाकिस्तान का जो लगातार ये नापाक हरकतें हैं, तो मानता नहीं। जी सर, मोदी गवर्नमेंट को भी इसीलिए चुना गया कि इससे पिछले यूपीए गवर्नमेंट में भी ऐसा कुछ होता था मगर उनसे ठोस कदम नहीं उठाया जाता था। वैसे ही एनडीए गवर्नमेंट भी कुछ ठोस कदम नहीं उठाया, सर्जिकल स्ट्राइक करके, मगर कुछ वैसा उसका प्रभाव दिख नहीं रहा है। आज रोज का रोज यही हो रहा है कि हमारा डीएसपी जो है उसको घेर के मार दिया जाए, हाँ, उसको भीड़ मार दे। मेन बात है कि कितनी बहुत गलत तरीके से, यानी जिस लिए चुना था वो सरकार अभी कदम उठा नहीं पा रही है, सख्त और सख्त कदम। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद एक और कुछ कदम, जी बहुत अच्छा कुछ कदम ऐसा उठाए जिससे भारत की लगे आदमी को कि कुछ मोदी गवर्नमेंट, जी मोदी गवर्नमेंट कुछ कर रही है। और आज मैं मौजूद हूँ इसी मुद्दे के साथ किनॉट प्लेस में। जी, क्या नाम है आपका? हेमा शर्मा। जी हेमा जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं आनंद विहार, दिल्ली। जी, दिल्ली में। जी, तो भारत पाकिस्तान का जिस तरह का रुख बना हुआ है भारत को लेकर, उसको देखकर मोदी सरकार एक्शन तो जरूर ले रही है, बहुत एक्शन ले रही है, बट वो उसी जेलसी के कारण वो लोग दोबारा अटैक कर रहे हैं। वो बार बार करते हैं क्योंकि वो मोदी सरकार के अगेंस्ट हुए हैं और वो जेलसी अपनी निकाल रहे हैं उनको मार कर। लेकिन मोदी सरकार बहुत कुछ कर रही है इनको मारने के लिए। मोदी सरकार बहुत कुछ कर रही है। जी, आप कहाँ से? दिल्ली से। जी, सबसे पहले तो इन नेताओं को जो फैसिलिटीज दी हुई हैं, हुर्रियत के नेताओं, इन सबको ये सब बंद करनी पड़ेगी, वो अटैक रोकने के लिए। क्या बात है, क्या नाम है आपका? हेमा शर्मा। हेमा शर्मा जी ने मुद्दे की बात कह दी। यकीन मानिए, फुटपाथ पर और चलते फिरते सड़क पर बहुत अच्छी बातें निकल के आती हैं। उन्होंने कहा कि हुर्रियत के वो नेता जो बिरयानी खा रहे हैं उन पर कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए, बिल्कुल रोक लगनी चाहिए। और जिस तरह से आप यहाँ पर हमारे सैनिक मरते हैं, वहाँ कश्मीरी मर रहा है और आप कहते हैं कि हमारे जवान जो हैं वो शहीद हो रहे हैं। लश्कर तैयबा आतंकियों को आप शहीद बताते हैं, ये कैसी हरकत है? ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। पाकिस्तान बार बार अटैक कर रहा है, बार बार हम पर हमला कर रहा है। हाँ। तो अब प्रधानमंत्री मोदी जी को भी चाहिए कि जवाब पत्थर से आना चाहिए। ईंट का जवाब पत्थर से, ईंट का जवाब पत्थर से आना चाहिए। जी हुजूर, आइए, आगे आइए। क्या नाम है साहब आपका? तेजिंदर जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं दिल्ली से ही। दिल्ली से तेजिंदर जी? पंजाब से ऊपर दिल्ली से रहने पंजाब से हैं। जब तक ये टेररिस्ट को जो फंडिंग हो रही है हुर्रियत के नेता कर रहे हैं, इंडिया हारता है तो वो वहाँ पे बम पटाखे चला रहे हैं। जब तक ये बंद नहीं होगा ये कुछ नहीं हो सकता। ना मोदी कुछ कर सकते हैं, ना कोई कुछ कर सकता है। जी, पाकिस्तान जब जीतता है तो वहाँ पर पटाखे चलाए जाते हैं, वहाँ पटाखे चलते हैं, छुरियाँ यहाँ पे चलती हैं, वहाँ पटाखे चलते, छुरियाँ। सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो डाली जाती हैं। सोशल मीडिया वीगो लाइव आजकल एक आ रखी है, उसके जरिए जो हमारे कश्मीर के और मुसलमान भाई है उनको भड़काया जा रहा है। कोई भी चैनल ये नहीं दिखा रहा, आपके चैनल पे भी नहीं। मैंने कितनी बार सबको मैसेज करे, मेल करिए सुषमा स्वराज को, राजनाथ सिंह को, कि ये वीगो लाइव इंडिया में बंद होना चाहिए। आप खुद एक बार यूज़ करके देख लीजिए, 2 मिनट लगेंगे, पता लग जाएगा। अभी ऑन करूंगा, अभी लाइव दिखा दूंगा कि क्या बोलते हैं वो इंडिया के अगेंस्ट। वो क्या बोलते हैं सब मालूम है सबको, हरकतें, नापाक हरकतें मालूम है। मैं फुटपाथ पे खड़ा हूँ। जी हाँ, मैं ऐसी जगह खड़ा हूँ जहाँ पर कोई बंदिश नहीं है, कोई कुछ भी बोल सकता है और बोलता है और कहता है कि जब आप वहाँ पे जश्न मनाते हैं, आप लश्कर तैयबा के आतंकियों को कहते हैं शहीद, तो यहाँ पर छुरियाँ चलती हैं और यही नागवार गुजरता है। और यही बात हम लेके फुटपाथ पर मौजूद हैं। सबसे पहले देखेंगे वो पैकेज जहाँ एलओसी पर भी हमारे सैनिक मरते हैं और कश्मीर वैली के अंदर भी हमारा पुलिस का डीएसपी शहीद होता है। तो इसको देखेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे मौजूद अपने मेहमानों से बातचीत करेंगे और तमाम जनता मौजूद उनसे बातचीत के रुख को जोड़ेंगे।
नायक जाधव संदीप सर्जेराव, सिपाही माने सावन बलकू। बर्बरता के लिए बदनाम पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम की नापाक हरकत फिर सामने आई है। बॉर्डर एक्शन टीम के भारतीय सीमा में घुसकर किए गए हमले में 2 जवान शहीद हो गए। घात लगाकर किए इस हमले का सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। जवाबी कार्रवाई में सेना ने बॉर्डर एक्शन टीम के 2 कमांडर ढेर कर दिए। पाकिस्तान की 3 पोस्ट भी तबाह की गई। कुछ पाकिस्तानी सैनिकों के घायल होने की भी खबर है। The army was in a position to shoot down 2 of the team members of the BAT action team. Though in that process our 2 of our soldiers also attained martyrdom. शहीद संदीप और सावन महाराष्ट्र के थे। खबर पहुंची तो जवानों के गांव में भी लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, लेकिन सवाल यह है कि कब तक हम पाकिस्तानी सेना और वहां के आतंकियों के हमले झेलते रहेंगे। ये जो सडन बैट अटैक्स होते हैं, इससे हमें और चौकन्ना करना होगा और ये एंटिसिपेट करना पड़ेगा कि ये अटैक कहां से आ रहे हैं। इसमें जरूरी है कि हमें थोड़ा सा हमारी जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है उसको थोड़ा टाइटन करना पड़ेगा। बॉर्डर एक्शन टीम ने इस साल तीसरी बार हमला किया है। पाकिस्तानी सेना बॉर्डर के साथ ही अपनी अदालतों में भी झूठ की फैक्ट्री चला रही है। कुलभूषण जाधव को लेकर दुनिया की सबसे बड़ी अदालत से बेइज्जती के बावजूद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तानी सेना ने कुलभूषण का एक और फर्जी वीडियो बनाया है, जिसमें जाधव को जुर्म कबूल करते और माफी मांगते दिखाया गया है। कई कैमरे से शूट किए गए इस वीडियो की सच्चाई इसी से पता चलती है कि करीब 10 मिनट के इस वीडियो में 100 से ज्यादा जगहों पर छेड़छाड़ की गई है। इसमें करीब 40 से ज्यादा जगह ऑडियो से भी छेड़छाड़ की गई है, यानी करीब हर 6 सेकंड बाद वीडियो से छेड़छाड़ की गई है। मैंने तो आज तक ये नहीं देखा कि मर्सी पिटीशन जो है वो वीडियो रिकॉर्ड करके दी जाए। ये तो एक कन्फेशन सा उन्होंने फैब्रिकेट किया है। ये साफ सीधे तौर पे एक फैब्रिकेशन है इंटरनेशनल कोर्ट को गुमराह करने के लिए। बॉर्डर से लेकर कोर्ट तक पाकिस्तानी सेना की बर्बरता जारी है। कूटनीतिक मंच पर बार बार मुंह की खा चुका पाकिस्तान नई नई चाल चल रहा है। और आज इसी संजीदा मुद्दे पर हम एक बार फिर बातचीत करने के लिए यहाँ कैनॉट प्लेस में मौजूद हैं। तमाम सारे वो लोग मौजूद जो कि इस बात से बेहद नाराज कि जिस तरह की हरकतें पाकिस्तान लगातार करता, सर्जिकल स्ट्राइक हुई लेकिन लगता है कि उससे कोई काम बात बनी नहीं। क्या नाम है नौजवान तुम्हारा? आशीष। आशीष कहाँ के रहने वाले? आशीष गाजियाबाद के। पाकिस्तान नहीं मानता जिस तरह की हरकतें बार बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई इसके बाद भी, और अब तो वो जो भीड़ का मूवमेंट चला है कश्मीर के अंदर भी, LOC पे हो ही रहा है, भीड़ का मूवमेंट भी हुआ है। मेरा मानना है कि इंसान को इंसानियत दिखानी चाहिए, फिर वो कश्मीर हो या पाकिस्तान। ठीक है, अगर एक भीड़ मिलके किसी को मारती है तो ये कोई मर्दानगी नहीं है। एटलीस्ट थोड़ा सा रखना चाहिए मन में। और बात रही अगर बीजेपी की, तो बीजेपी की सरकार कर रही है। इससे पहले किसी और सरकार में जो है सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ है। ठीक है, और ये इंटरनेशनली भी पाकिस्तान को घेर रही है, जिसके वजह से पाकिस्तान इंटरनेशनली पाकिस्तान को भी घेरने की कोशिश हो रही है। जनाब बाबूजी कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में रहते हैं? ऑफिस से आ रहे हैं? ऑफिस से आ रहे हैं जी। घर जा रहे हैं? घर जा रहे हैं जी। अब इस बीच में मैं मिल गया आपसे और मुद्दा मिल गया आपको। जी जी। और सवाल ये है कि बीच में जब घर जाते समय मैं मिल जाऊं, अब तो बातचीत तो जरूर होगी। और मैं ये जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान की नापाक हरकतें मैं बार बार बोलता हूं, बार बार इस पर बात करता हूं, लेकिन वो मानता नहीं, ना वो मानता है और ना ये हरकतें रुकती हैं। लेकिन जो कश्मीर में हो रहा है वो और नागवार गुजर रहा है। लश्कर तैयबा के आदमी को शहीद कहना ये कहाँ की ना इंसाफी है? ये बिल्कुल गलत है, लेकिन इसको इंटरनेशनल लेवल पर घेरना चाहिए पाकिस्तान को। इंटरनेशनल लेवल पे घेरना चाहिए इसको सैंक्शन। जी। इंटरनेशनल लेवल पे तो पहले घेरा हुआ है उसको। हाँ। जाधव के मुद्दे पे भी घेरा है, हर लेवल में घेरे हैं। हाँ। ट्रंप ने भी उसको धमकी दी है कि अगर तो ये फंडिंग और ये उसको हाफिज सईद को अगर नहीं होगा तो फिर कोई ना कोई एक्शन लिया जाएगा। कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। कुत्ते की पूंछ है, कभी सीधी नहीं हो सकती है। और जो क्या कहते हैं सजा कसाब को हुई, वही अलगाववादी नेताओं को होनी चाहिए, जब भी जाके कश्मीर में होगी। यूपीए के नेताओं पे भी बैन लगेगा, इनको भी कुछ डंडा मिलना चाहिए, तभी ये सब सही होगा। जो हमारे यहाँ सर सेना को ये आदेश मिलना चाहिए कि जो लोग भारत माता की जय नहीं बोलते हैं, हमारे जवानों के ऊपर वहाँ डंडे चलाते हैं, पत्थर फेंकते हैं,
उनको गोली मारने का आदेश दे देना चाहिए। गोली मारने का आदेश दे देना चाहिए। जिनके खून में ही धोखेबाजी है, उनसे वफादारी की उम्मीद करनी ही नहीं चाहिए। भैया एक्चुअली क्या है कि देखिए, हमारे जब गवर्नमेंट, हमारे आसपास के हमारे देश के भाई बंधु सैनिक लोग जब हमारे शहीद पे जाते हैं तो उनको कोई दर्द नहीं होता, हमें बहुत दर्द होता है। लेकिन हमारे दो देश के सत्ता के जो नेता बैठे हुए होते हैं, स्पेशली उनके परिवार से एक नेता में का लड़का कोई भी एक आर्मी में जाए तो उनसे पूछे, जनता का दर्द है, जनता का गुस्सा है, फुटपाथ पर ही निकलेगा हुजूर आली। तो भैया जी कहीं में बात आज इसी मुद्दे पर, वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि आज मुद्दा यही है। जी भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जी हाँ, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पर किनॉट प्लेस में। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर जोड़ेंगे। पाकिस्तान की नापाक हरकतें जिस तरह से लगातार कश्मीर वैली के अंदर और एलओसी पर हो रही हैं, वो चिंता का सबब नहीं है। अब लगातार लोगों का गुस्सा चाहे कहीं भी हो, फुट कर बोलते हैं और खुल कर बोलते हैं वो कि साहब इस तरह से नहीं, अब कुछ और बात होनी चाहिए, दूसरी तरह बात होनी चाहिए। जी मैं आ रहा हूँ बाबूजी आपके पास। जी बात होनी चाहिए किस तरह से? क्योंकि बात सर्जिकल स्ट्राइक से भी बात नहीं बनती नजर आ रही है। आर पार की बात होनी चाहिए। आर पार की बात होनी चाहिए। जी सर मुझे लगता है कि पाकिस्तान अब जो है खुद एलओसी पे इतना कंट्रोल हो गया है तो खुद तो अपने आदमी भेज नहीं पा रहा है, इसलिए अब उन्होंने कश्मीर के लोकलाइट लोगों को जो है ट्रेन करना शुरू कर दिया और यूथ को वो अपनी तरफ भड़का रहा है और इंडिया को अगेंस्ट कर रहा है। इसीलिए हम छोटे छोटे एग्जांपल्स देख रहे हैं। जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ और इंडिया हारा, उसके बाद भी हमने कश्मीर में ये देखा कि जो है पाकिस्तान के झंडे लहराए गए। इस तरह से मुझे लगता है आजकल पाकिस्तान कश्मीर के यूथ को अपनी तरफ कन्वर्ट कर रहा है। स्ट्रेटजिकली आप बिल्कुल सही और दुरुस्त फरमा रहे हैं। यही हो रहा है जो कि नहीं हुआ कभी। और जिस तरह से अटैक हुआ है पुलिस वालों पर, ये अपने आप में बेहद गंभीर मसला। हमारे साथ जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनसे हम आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ कांग्रेस की सरवत फातिमा जी मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे साथ प्रोग्राम के बीच में यहाँ पर फुटपाथ पर मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। हमारे साथ यहाँ पर अंसार रजा साहब गरीब फाउंडेशन से चेयरमैन है, वो यहाँ पे मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया अंसार साहब। हमारे साथ के शर्मा बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया के शर्मा जी। और हमारे साथ प्रमोद पावा जी, भारत पाकिस्तान रिश्तों को लेकर जानकार और बहुत लंबे समय तक पाकिस्तान में रहने वाले, वो हमारे बीच में मौजूद है। यही चीज जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है, जिस शख्स ने फुटपाथ पे खड़े होकर कहा, वही बात है सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से नौजवान वहां पर वैली में भड़का है या भड़काया जा रहा है, या जिस तरह से मॉब अटैक हो रहे हैं, वो बेहद चिंता का सबब है। जी 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 सर, यूथ क्यों भटक रहे हैं? क्यों उनके पाकिस्तान के ये सवाल मैं यही सवाल रखना चाहता हूँ। लोग पूछना चाहते हैं। मैं आप तो पहले सबसे बीजेपी के पक्ष के पास आना चाहता हूँ। ये चिंता का सबब लगातार बना हुआ है। के शर्मा जी। प्रतीक जी देखिए, आज वहाँ कुछ मुट्ठी भर लोग जो हैं कश्मीर में, वो कुछ युवाओं को भड़का रहे हैं। लेकिन आप एक दूसरी तरफ और भी देखिए, वहाँ के युवा IAS में टॉप कर रहे हैं, वहाँ के युवा अन्य एग्जाम में भी टॉप कर रहे हैं। मैं बिल्कुल मानता हूं कि वहां कुछ अलगाववादी ताकतें ऐसी हैं जो ताकतें जो हैं वहां के युवाओं को भटकाने का प्रयास कर रही हैं और इनको रेडिकलाइज कर रही हैं। और निश्चित तौर से उसी पर जो है हमारी सरकार जो है और वहां हमारी जो सेना है और हमारी जो सुरक्षा बल है, वो चौतरफा हम जो वहां पर कार्य कर रहे हैं। जहां संवेदना मैं कभी कभी ये होता है प्रोग्राम जब मैं करता हूं तो मेहमान जो होते हैं बोलते हैं, ज्यादा होते हैं, लेकिन मैं जानता हूं ये जनता का प्लेटफॉर्म है, जनता ही अपनी बात रखती है। मैं एक कोशिश करके आता हूं। मैं आ रहा हूं जी। मेरा एक सवाल है कि बीजेपी, कांग्रेस या किसी भी पार्टी से जी, हर एक पार्टी सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स साधना चाहती है। वहां पे अगर आपको ये पता है कि कौन भटका रहा है और कौन अलगाववादियों तक अभी तक जो है ना उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, जब आपको पता है तो आपको लगता है कि पार्टी पॉलिटिक्स से वैली की स्थिति और खराब हुई है? बिल्कुल पार्टी पॉलिटिक्स से वैली की स्थिति खराब हुई है। ऑफ कोर्स मैं अंसार रजा साहब आ रहा हूं आपके पास जी। मेरा एक सीधा क्लीन मैसेज है कि जब बुरहान वानी को एलिमिनेट किया गया, तमाम लोगों को एलिमिनेट किया जो आतंकवादी रहे,
लेकिन जो इसका कारण बने उनको एलिमिनेट कीजिए। 300 दिन कश्मीर बंद रहा, 2 महीने और बंद रहेगा, बट ये जो पूरी जड़ें हैं वो तो खत्म होगी। जो सेनापति है, जो सेनापति उसको मारिए ना। हमारे जवान मारे जाते हैं, 18 घंटे पढ़ते हैं वो, हम किसको मारते हैं? जाहिल जो पढ़ा लिखा नहीं है, हम उसको मारते हैं। हमको क्लियर कट मैसेज देना पड़ेगा वहाँ पर। मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम ऋषि है, ऋषि माथुर साहब ने कहा कि हमको क्लियर और बिल्कुल साफ लफ्जों में मैसेज देना पड़ेगा। हमारा एक पढ़ा लिखा नौजवान, चाहे कश्मीर का नौजवान हो, वो भी हमारा ही हिस्सा है, वो हमारा ही खून है जो वहाँ पे है। तो भटकाओ कहीं से भी हो। मीडिया सो रही है, जी जनता सो रही है और मीडिया सो रही है। आगे जी बिल्कुल सो रही है, जनता रो रही है। जी जनता रो रही है। मैं आ रहा हूँ, आपका आ रहा हूँ नेताजी, मैं आ रहा हूँ, आपको बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूँ। सवाल ये है कि अंसार साहब, मीर वाइज साहब कह रहे हैं कि वैली में कभी ऐसा नहीं हुआ। रमजान का पाक महीना और जो हमारी जामा मस्जिद है उसको एक तरह से घेराबंदी कर दी गई, लेकिन जो हरकत हुई कल वहां पर वो अपने आप में बेहद चौंकाने वाली और बेहद ऐसा कभी नहीं हुआ। जी ज्यादा परेशानी है तो आगे आ जाओ। जी देखिए प्रतीक जी, मैं एक बात बताऊं, आज से 5 या 7 दिन पहले मैंने आपके शो पे कुछ नाम लिए थे। बिल्कुल लिए थे। उसमें एक नाम मीर वाइस का भी था। अगर उस मरदूद को उसी दिन रख लिया होता तो कल डीसीपी मारा नहीं जाता। एक बात। दूसरा, कल जो वहां हादसा हुआ है, हर शहीद के मरने के बाद नेता लोग उसके घर पे सहानुभूति दिखाने चले जाते हैं। अरे कब तक सहानुभूति दिखाते रहोगे शहीदों के घर पे? 4 गिने चुने आदमी हैं, पकड़ के गर्दन मार दो, कश्मीर में अमन आ जाएगा। एक शख्स मस्जिद में बैठकर के कल हमारे लिए बहुत पवित्र रात थी। कल हमारे लिए बहुत पवित्र रात थी। शबे कद्र की रात होती है, आखिरी गुनाहों की बख्शिश की रात होती है। मीर वाइज मस्जिद में तकरीर कर रहा है, एक मुसलमान को मुसलमान मार देते हैं, वो जो तुम्हारी हिफाजत कर रहा है। अब तक महबूबा सरकार क्या कर रही है? उसके ऊपर 302 को मुकदमा चला के अरेस्ट क्यों नहीं करती है? उसको क्यों सुरक्षा दी जा रही है? हमारे हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमानों के टैक्स का पैसा इन अलगाववादियों को दिया जा रहा है। सरकार क्या कर रही है? जब मुट्ठी भर लोगों से जो देश के अंदर रहते हैं, जब हम उनसे नहीं लड़ सकते तो इस पाकिस्तान से क्या लड़ पाएंगे? सरकार क्या निकम्मी है? सरकार जब जो बंदे देश के अंदर बैठे हैं, 4 लोग 5 लोग, जब उनसे नहीं लड़ सकती तो पाकिस्तान से फिर क्या लड़ोगे? उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे रहे हैं, उनको हम पैसा भी दे रहे हैं, उनकी हमसे सारी सहूलियतें भी दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं हम? मार देना चाहिए। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री साहब और बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ खड़े हैं कि खुदा के वास्ते अब ये चंदाखोरी बंद करो। ये पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वाले ये हुर्रियत के नेता, इन्हें कब तक हम सर पे उठाएंगे? इन्हें कब तक हम ढोएंगे? कब तक इनके नाम पे भारत के वफादार मुसलमानों का खून होता रहेगा? अभी इससे पहले फैयाज को मैं आ रहा हूँ। चीजें दिन पर दिन गिरी हैं, ये बात वैली के अंदर बहुत जायज, बहुत साफ तौर से नजर आ रही है। सवाल ये है कि लोगों ने कहा 90 की स्थिति हो गई, सरकार ने कहा कि नहीं, हमने स्थितियां कंट्रोल में की हैं। जी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के सामने आना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि आखिर सच्चाई क्या है और पार्टी का रुख इस पर क्या है? प्रतीक जी, डिप्लोमेटिकली तौर पे हम काफ़ी वीक हुए हैं, हम यही कहना चाहेंगे, क्योंकि हमारा कोई डिप्लोमेटिक जो एक स्टैंड होना चाहिए वो है ही नहीं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पे आपको लगता है कि हम कमजोर हुए? अंतर्राष्ट्रीय मंच पे हम इतने ज़्यादा कमज़ोर हुए कि एक तरफ तो हमारे जवान सरहद पे शहीद हो रहे होते हैं, एक तरफ अलगाववादी वहाँ पे अंदर में पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे होते हैं। एट ए टाइम हमारे प्रधानमंत्री जाकर के नवाज शरीफ से मिल रहे होते हैं और साथ में जवाब मिलता है। कहीं किसी दिन डिबेट पे हम थे तो एक बीजेपी के एक मिनट जवाब सुनिए। किसी दिन हमने एक डिबेट में ये कहा था कि प्रधानमंत्री जी नवाज शरीफ जी से मिल रहे थे तो उनका जवाब था कि नवाज शरीफ भी किसी देश के प्रधानमंत्री। अरे हमारे देश को अस्थिर जो कर रहा है, हमें मालूम है सारी चीजें, फिर हम थोड़ा तो स्टैंड लेंगे। तो आप सिर्फ जो बाकी दूसरे हिंदुस्तान के जो दूसरे हिस्से हैं उन हिस्सों को आप
योगा करने में, या आप यूपी के अंदर में देख लीजिए लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त करने में, या लोगों के एक मिनट आप पहले सुनो। 60 साल से जो करके दिया है उसी पर राजनीति कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। सरवत फातिमा जी, मैं ऑफकोर्स मैं आया जो मैं जनता का आपके अय्यर वहाँ पे जाके क्या कर रहे थे? मणिशंकर अय्यर क्या करने गए थे वहाँ पर? क्यों गए थे? आपके सोनिया गांधी ने एक्शन क्यों नहीं लिया अय्यर के अगेंस्ट? मणिशंकर अय्यर क्या करने गए थे? मैं आ रहा हूँ क्यों नहीं लिया सोनिया गांधी ने एक्शन? एक मिनट, आपने सही कहा। ये गलत, ये नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा जी, बिल्कुल नहीं चलेगा। आप डिबेट करा रहे हो, ये नहीं चलेगा। बोलिए। आपने मणिशंकर अय्यर की बात कही। मणिशंकर अय्यर ना तो हमारे जनरल सेक्रेटरी है, ना हमारे MP है, ना हमारे मंत्री है। नेता है या नहीं? नेता है या नहीं? आपके नेता है नहीं? आप सेना अध्यक्ष को गली का गुंडा कहते हैं। आप सेना अध्यक्ष को गली का गुंडा कहते हैं। जवाब दीजिए हमें, आप इसका जवाब दीजिए। संदीप दीक्षित ने आके माफी मांगी थी। सेना अध्यक्ष को गली का गुंडा कहा, एक जनता से पूछिए। ये सेना अध्यक्ष को जो अपमान किया गया, उसका कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए या नहीं मांगना? मैं कांग्रेस बीजेपी करने नहीं आया। बहुत संजीदा मुद्दा है। मैं बिल्कुल सरवत फातिमा जी, मैं बिल्कुल आपके पास आऊंगा। मैं आप ही के बात सुन रहा था, लेकिन बहुत सही है। राजनीति यही रहेगी, राजनीति से नहीं। सवाल में बाबा जी, मैं आ रहा हूँ नेताजी। मैं झंडा क्यों नहीं फहराया जाता? जब ये अपोजिशन में थे तो रोज लाल झंडा कहते, लाल चौक पे झंडा फहराएंगे श्रीनगर में। आज भारत में सरकार इनकी है बीजेपी की, तो लाल चौक पे झंडा क्यों नहीं फहराया जाता? श्रीनगर लाल चौक पे झंडा फहराया जा रहा है। मैं आ रहा हूँ सरवत जी, मैं आ रहा हूँ सिस्टमैटिक वे। बाबा जी एक लंबे समय तक आप पाकिस्तान में रहे जी। अरे रुको नेताजी, समर्थन वापस ले सरकार से ये। हाँ, आप ही के कहने से लेंगे, वो वापस लेंगे। एक मिनट धैर्य रखें। सवाल ये है बाबा जी, बड़े लंबे समय तक आप पाकिस्तान में रहे। मैं जानना चाहता हूं कि जिस तरह की इस समय की स्थिति है, वैली है, वहां पर जो वैली नहीं सुनेंगे हम। नेताजी एक मिनट शांत। नेताजी, वो प्रवक्ता होंगे कांग्रेस के। नेताजी, मैंने मना किया ना आपको? जब मैंने बोला तो आप मानेंगे मेरी बात जी। जिस तरह की वैलीज में जिस तरह की स्थिति है, वैली में जिस तरह की स्थिति है, उससे उसका निदान क्या है आखिर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान जो है वो वही है और वही रहेगा। कांग्रेस की प्रवक्ता ने एक बात कही कि हम डिप्लोमेसी कमजोर हो गए हैं। नो डाउट हम कमजोर हो गए हैं, लेकिन सामने से भाजपा के प्रवक्ता ने सेना अध्यक्ष के ऊपर गाली गलौज की बात सुना दी, ये कर दिया और राजनीति कर दी। कितने शर्म की बात है कि मेरे जवान, मेरे बच्चे वहाँ सरहद पे शहीद हो रहे हैं। मेरे जैसे लोग सरहद पार करके अपनी शक्लें बदल के जा रहे हैं, और ये लोग यहाँ पे भी वोट की राजनीति कर रहे हैं। इन दोनों को शर्म आनी चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें भारत माता की। और जहाँ तक कश्मीर की बात है, ठीक है, आज हम कश्मीर को संभाल लेंगे, आज हम अपने बच्चों को समझा लेंगे। अगर पाकिस्तान ने उनको बिगाड़ा है तो हम उनको सुधार भी सकते हैं। लेकिन जैसे पीछे एक भाई ने कहा था कि हमें जड़ों पर चोट करनी चाहिए, मैं बिल्कुल सही मानता हूं इसकी बात, लेकिन एक गलती है कि हम जड़ें कश्मीर में समझ रहे हैं, जबकि जड़ें सरहद के बहुत दूर हैं। हमें उसको संभालना है। हमारे यहाँ के जो नेता हैं, उनको दोगली राजनीति छोड़नी होगी। कौन सी राजनीति? दोगली राजनीति, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। ये चीज खत्म करना होगा। ये चीज जब तक नहीं खत्म, और जो देन हुई है ये कांग्रेस की देन है। वहाँ पे क्या जम्मू कश्मीर में जो आज हो रहा है, इसको खत्म करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। टाइम लगेगा। पूछना चाहता हूँ कि कितने शहीद होने चाहिए और अब तक कि हमें कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले, जितने भी पॉलिटिक्स वाले बंदे हैं, मैं उन सब से पूछना चाहता हूँ कि कितने और शहीद चाहिए ताकि हमें कश्मीर का मुद्दा सवाल पूरा बराबर हो। जी, मैं बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूँ कि कब, मैं आ रहा हूँ बाबू,
कब तक और शहीद होंगे? कब तक और शहीद? जब आप कहेंगे नहीं इंतहा हो गई, इंतहा है, ये इंतहा है। इनफ इज इनफ। प्रतीक जी, एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं, आज की सरकार जो है एक निर्णायक सरकार है। आज जो देश में नेतृत्व है एक निर्णायक नेतृत्व है, और इसीलिए यदि पाकिस्तान ये गोली चलाता है तो उसका जवाब हम गोले से देते हैं। और आज जिस तरह से सीमा पर लगातार जो है आतंकवादियों को आइसोलेट किया जा रहा है, ये जो बौखलाहट आप देख रहे हैं, महज 15 दिन के अंदर 20 से भी ज्यादा, 2 दर्जन से ज्यादा आतंकवादियों को आइसोलेट कर दिया गया है। ये काम करने का आज सेना को पूरी छूट है, सेना को पूरी छूट है। और कोई भी सैनिक आज यदि पाकिस्तान जरा सा भी जो कदम उठाता है उसकी जो है तत्काल कार्रवाई की जा रही है। और इसलिए बाबा जी बोलना चाहते हैं, एक मिनट मैं सर, मेरी एक क्वेश्चन अंसार आजाद जी से है। कभी ये धर्मगुरु के नाम पे डिबेट में बैठते हैं और कभी बीएसपी के प्रवक्ता के रूप में, तो कश्मीर का समस्या का हल क्या है? आप ये बताइए, क्या कश्मीरियों पर गोली चलाया जाए जो पत्थर फेंकते हैं? आप बिल्कुल जवाब दें कि क्या उन पर गोलियां चलाई जाए। आप अपना स्टैंड साफ कीजिए। जवान मर जाए कोई दिक्कत नहीं है। सुनेंगे आप? सुनिए। देखिए, जो इंसान हमारे मुल्क में बदअमनी फैला रहा है, वो चाहे जितना बड़ा तोप क्यों ना हो, हमें तोप का जवाब तोप से देना पड़ेगा। एक मिनट सुन लीजिए, सियासत अपनी जगह, देश अपनी जगह। सियासत अपनी जगह और देश अपनी जगह और मुल्क के लिए सबसे ऊपर। और इसी मुद्दे पर अंसार रजा साहब की इसी बात पर हम एक बार फिर लौटेंगे, क्योंकि सवाल इनसे पूछा गया था कि आखिर आपका स्टैंड क्या है। वक्त छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। जी हाँ, एक बार आपका फिर स्वागत है भैया जी कहीं में। और जनता व्यवस्थित हो चुकी है और मुद्दा वही भारत पाकिस्तान को लेकर पाकिस्तान की नापाक हरकतें। और ब्रेक पे जाने से पहले, जब मैं ब्रेक पे था उससे ठीक पहले अंसार रजा साहब ने कहा कि मुल्क सबसे ऊपर है और मुल्क से कहीं कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। जी जनता मौजूद है, मैं जनता के पास आना चाहूंगा। जी पीछे प्लीज जी। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि अब कांग्रेस की इंटरनेशनल पॉलिसीज जो थी वो थी, लेकिन अब बीजेपी का काम और कारनामा दोनों बोलेगा, जनता उन्हीं से पूछेगी। अब कोई एक्सक्यूज नहीं। आपकी अगर पॉलिसीज कश्मीर के लिए ठीक नहीं है तो उसके जवाबदेह होंगे, गंगा के लिए जवाबदेह आप होंगे, राम के लिए जवाबदेह होंगे। आप बड़े नेताओं कांग्रेस से जीने का अधिकार नहीं छीन सकते, क्योंकि अब उनके पास कुछ बचा नहीं, सब कुछ आपके पास है, सारी कुछ आपके पास है, जवाबदेही आपकी होगी। तो बीजेपी के पास अब जवाबदेही है, आपके पास स्टेट्स हैं, आपके पास देश है। अब आप हुकूमत में हैं, आपको ही जवाबदेही, आप बच नहीं सकते इससे। और ये सवाल बड़ा सवाल है। प्रतीक जी, हम किसी जवाबदेही से पीछे नहीं हैं, और जिस स्तर पर भी हमको जो है कार्रवाई करने की जरूरत पड़ेगी उस स्तर पर हम कार्रवाई करेंगे और कर रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि आज ही जो वहां पर जिन लोगों ने वो दुर्यांत हत्या की है, आज उसमें से जो 5 लोग नामजद हुए हैं उसमें से 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मीरवाइज पर भी कार्रवाई होगी, ये निश्चित तौर पर है। हमने अलगाववादियों पर NIA की ओर भेजकर हमने अलगाववादियों पर कार्रवाई प्रारंभ किया है, उनके अवैध पैसों को जब्त करने का काम किया है, और आगे भी जो है उस पर जितनी भी हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी बेरोक टोक। मैं आ रहा हूँ। सरकार अपनी जगह कार्रवाई करेगी। जी सवाल ये है कांग्रेस जी, के जी मैं जानता हूँ जवाब हो, छोटे हो, भाषण में तब्दील ना हो। ऑफ कोर्स मैं आ रहा हूँ। मैं सरवत जी के पास जाना चाहता हूँ, क्योंकि कांग्रेस की बात इनसे सुनना है। जी 3 साल पहले जब ये सरकार आने वाली थी तो 56 इंच का सीना और 1 सर के बदले 9 सर लेकर आऊंगा। जितनी इस सरकार के दरमियान इस 3 साल में जितनी बार सीज फायर उल्लंघन हुआ है, जितने हमारे जवान शहीद हुए हैं और किसान शहीद हो रहे हैं, इन सब की जिम्मेदारी बीजेपी कब लेगी और कब जनता को जवाब देगी? बाप बेटा, माँ और बाप बेटी की बात किया करते थे, उन्हीं के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। कश्मीर में जब से महबूबा सरकार आई है, कितनी बार पाकिस्तान के झंडे लहराए गए हैं। क्यों नहीं ये
उनसे अपना विड्रॉ कर रहे हैं, नहीं करेंगे क्योंकि इन्हें सरकार चलानी है। बीजेपी का कोई स्टैंड ही नहीं है। जी बीजेपी का ऑफ कोर्स मैं आ रहा हूं बेटा ना मेहमान है, मेहमान की तरह बिहेव करो। मैं तुम्हारे पास आऊंगा, जरूर तुमसे पूछूंगा, 100% पूछूंगा। जी सर बीजेपी चैनल 1 और 2 मेरे भाई, चैनल 1 और 2। हाँ जी बीजेपी सर्जिकल स्ट्राइक बता तो देती है, लेकिन कांग्रेस से जो भी सर्जिकल स्ट्राइक हुए थे उस टाइम बताया भी नहीं था। सर एक सेकंड यार, जो शहीद भी होता है, जो सर्जिकल स्ट्राइक होती है बता भी देती है, लेकिन कांग्रेस के टाइम में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई कहाँ है? और ये बोलते हैं हमने मारा और हमने शहीद करा। और अभी इनका क्वेश्चन था कि कोई भी शहीद समारोह में नहीं जाता। कोई कांग्रेस के टाइम में शहीद समारोह में जाता था? शर्मा जी, हाँ एक मिनट शर्मा जी, सुनिए। हाँ मैं आ रहा हूँ। मुझे नहीं पता। एक मिनट मैं शर्मा जी आ रहा हूँ जी। अरे जवाब तो सुनिए। कोई भी पार्टी हो, हमारे हिंदुस्तानी, हमारे अच्छे आदमी, हमारे सवाल हमारे पुलिसकर्मी मर रहे हैं, हमारे पुलिसकर्मी शहीद हो रहे हैं, और पाकिस्तान और हमारी पुलिस फोर्स पे कोई सवाल कुछ नहीं तो सवाल नहीं। एक मिनट नौजवानों की शहादत पे एक मिनट नहीं, डिबेट नहीं। एक क्वेश्चन कांग्रेस प्रवक्ता से है। एक मिनट मैं आ रहा हूँ। मैं शर्मा जी एक मिनट नौजवानों की शहादत पे कांग्रेस पार्टी राजनीति नहीं करती है, और आर्मी की सीक्रेसी होती है जिसे जनता के सामने नहीं लाया जाता। बीजेपी दिखावे की राजनीति करती है, बीजेपी शहादत पे राजनीति करती है। ओके बीजेपी जी मैं एक मिनट मैं कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रही मैडम से पूछना चाहता हूँ कि 500 करोड़ के जब फंड रिलीज होते थे अलगाववादियों के लिए, आपके शासन काल में हो रहे थे, आपने तो उन्हें बंद नहीं किया। और जब हम जैसे बचपन में कहते थे गर्मी के दिन आने वाले हैं और हम नानी के घर जाने वाले हैं, आपके नेता तो गर्मी की छुट्टियों में नानी के घर चले गए, और यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगी? आपका सवाल हो चुका। जी ये जो क्या इनका सवाल हम पूरा सुने नहीं है, लेकिन आप जवाब देना चाहें तो दे, आपको बाध्य नहीं किया जा सकता। ये जो एक बात कह रहे हैं, एक मिनट, नानी के घर जाने वाली बात, हमें ये नहीं समझ में आता है कि राहुल जी की एक्टिविटी से ही लोग इतना परेशान। कोई मतलब नहीं है यहाँ पे इस बहस में कोई मतलब नहीं है। अगर आप जवाब देना चाहेंगी तो जवाब देंगे, कोई बात नहीं करेगा। बात पंडित जी लेफ्ट हटिए। जी मैं इन दोनों राजनीतिक दलों को जवाब देना चाहता हूं। ब्रेक पर जाने से पहले बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा था कि हमने सेना को खुली छूट दे दी है, हमने ये कर दिया वो कर दिया। मैंने बॉर्डर को दोनों तरफ से देखा है, मैंने जितना रेंजर को देखा है उतना बीएसएफ को देखा है, और मैं गारंटी से कहता हूं कि अगर खुली छूट दे दें तो जब तक आमिर खान की पिक्चर देखकर आएंगे, हमारी फौज ईरान के बॉर्डर तक पहुंच जाएगी। और कांग्रेस से मैं ये पूछता हूं, मैं कांग्रेस से ये पूछता हूं कि बीजेपी तो सिर्फ 31% वोटों से सरकार बना के बैठी है। मान लिया कि हमसे गलती हो गई, हमसे भूल हो गई, और हमने एक ऐसे गिरोह को सरकार दे दी जो समझ नहीं पा रहे। नहीं गिरोह वाला शब्द नहीं इस्तेमाल नहीं बाबा जी, ये नहीं बाबा जी, ये किस तरह के डिफेंस एक्सपर्ट है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। नहीं बाबा जी, मैं पूछना चाह रहा हूँ। नहीं ये आप गिरोह शब्द का उपयोग जो कर रहे हैं, मैंने नहीं कर सकते नहीं, वापस ले रहे हैं, वापस लेंगे वो शब्द नहीं जी। हमें अपनी डेमोक्रेसी पे पूरा यकीन है, और मेरी डेमोक्रेसी पे आप सवाल नहीं उठा सकते बाबा। सवाल पूछिए मेरा सवाल को कमजोर बता रहे हैं। नहीं, आइसोलेट कर दिया पाकिस्तान को पूरे विश्व में, हमने पूरे विश्व में आइसोलेट कर दिया। आप कमजोर बता रहे हैं। आपको समझ है कूटनीति की? आपको समझ है? आज पूरा विश्व जो है पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित कर रहा है, आज अमेरिका घोषित कर रहा है। आप कौन रहता है? आप यहाँ को विदेश नीति बता रहे हैं। हम भी करेंगे, शर्मा जी बाबा जी सवाल, बाबा जी सवाल।
बाबा जी सवाल पूछिए। मेरा दूसरा सवाल कांग्रेस से है कि इनको हमने 69% वोट दिए, ये जो चुप करके बैठे हैं, ये क्यों नहीं सड़क पे आके कहते, क्यों नहीं एक सही से मार्ग? आपको 69%, उनका कहना था कि आपके पास 31 ही था, आपके पास तो 69 था। सवाल ये था, शब्द का इस्तेमाल गलत हुआ, उस शब्द का इस्तेमाल को वापस लेता हूँ। जी, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी पे सबको भरोसा है और डेमोक्रेसी पे हमें फख्र है। तभी तो डेमोक्रेसी पे हमें फख्र है, तभी तो एक पार्टी आती है और एक पार्टी जाती है। कोई राजशाही शासन तो है नहीं कि कोई एक ही रह जाएगा। लेकिन डिप्लोमेसी हमारी आज के डेट में बहुत कमजोर हो गई है। इस पे बीजेपी को ध्यान देने की जरूरत है कि डिप्लोमेटिक डिप्लोमेसी जी शहीद होना था। प्रतीक जी, मैं बहुत अदब से आपको एक बताना चाहता हूँ। अभी जो है कांग्रेस की प्रवक्ता बोल रही थी, कांग्रेस की प्रवक्ता, देखो कांग्रेस का दोहरापन क्या है। कांग्रेस का दोहरापन यही है कि ये अपने यहाँ के शहीद जो है जांबाजों की संख्या तो गिनाते हैं, लेकिन